अस्सलामुअलैकुम, नया दिन में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ मौजूद है महक असलम। महक, आपको भी बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? लाहौर का मौसम कैसा है? वैसे कराची में फाइनली आ गई है सर्दी। आ गई है। गुड मॉर्निंग फैसल, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और आज तो बहुत ज़्यादा वेदर जो है फॉगी वेदर था, तो ये हम कह सकते हैं कि लाहौर में जूं जूं दिसंबर के दिन आगे जा रहे हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ दोपहर में भी अब सर्दी होती है। और आपने जब कराची का जिक्र किया ना, तो आज मुझे लगता है कि आज मुबारक दिन है, जुम्मा मुबारक है आज। और आज मुबारक दिन में कराची वालों को एक बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत सी खबर मिलने वाली है और वो ये कि ग्रीन लाइन मंसूबे का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और आप यकीन करें, मेरा दिल इतना कर रहा है कि काश मैं वहाँ पर होती, मैं ये देखती। और वो जो हम देखते हैं ना कराची में एक ट्रांसपोर्ट का पुराना बोसीदा सा निज़ाम, अब जो है वो फैसल नहीं होगा और अब हम देखेंगे ये खूबसूरत सी बसें। आप तो मेरे ख्याल से सफ़र कर भी चुके हैं, फौरन से पहले पहुंच जाते हैं आपने तो एंजॉय कर भी लिया होगा। महक, बिल्कुल सफ़र भी किया, पूरा ट्रैक भी देखा और बहुत सारी चीज़ें थी कराची वालों की, बड़ी तशनगी थी, बड़ी महरूमियाँ थी। सोचा ये वो शहर, और उसके बासी कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। लेकिन चलें, देर आयत क्या दुरुस्त आयत के नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि महक देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका आज इफ्तिताह करना है। इसके बाद आज है 10 तारीख़, ठीक है, और फिर जो तारीख़ है वो 25 तारीख़ दी गई है। बाबा कौम के हवाले से वो दिन भी बड़ा अहम है। तो 25 तारीख़ को कराची वालों को ये तोहफ़ा फाइनली मिलने जा रहा है और फिर वो उसका जो है वो कमर्शियल रन भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, अच्छा फैसल, किराया भी बहुत कम मैंने सुना है कि रखा गया है कि 15 से आई थिंक शायद 25 के दरमियान है, तो पैसा भी बच रहा है और वक्त की भी बचत हो रही है। वक्त की तो बहुत ही बचत है। 15 से 55 रुपए तक का किराया है। फिर ये, हाँ जी, ठीक है। और ये अभी फेज़ 1 में, मैं ये भी बताऊं कि फेज़ 1 जो है ये कंप्लीट हुआ है। फेज़ 1 का मतलब सरजानी से लेके नुमाइश तक, तो टोटल 23-24 किलोमीटर बनता है और 24 किलोमीटर में 22 स्टेशन हैं। अब जो लोग कराची में रहते हैं या जिनको आने का यहाँ इत्तेफाक हुआ है, जिनको उन बसेस में बैठने का जो मिला है ना एक अपॉर्चुनिटी, कि जो जिसमें कीलें निकली हुई होती थी, सीटें फटी हुई होती थी, नीचे जगह इतनी कम हो जाती थी कि ऊपर छत पे चढ़ना पड़ता था। देखा हमने ये भी कि वहाँ पे हादसा भी होता था। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, छत के अलावा लोग जैसे बसों पे लटके हुए होते थे, वो चलता फिरता ऐसे लगता था कि मौत का पुर्जा, कि भैया आप कभी भी लुढ़क गए तो आपकी तो जिंदगी गई। और सोचे महक, कराची वाले कितने ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगियां इन बसेस पे गुजर गई। हाँ वो स्टूडेंट्स हो कि जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ जाना हो, हाँ वो काम करने वाले अफराद हो कि जिन्हें अपने दफातर जाना हो, ख़त्म हो गई इनकी ज़िंदगी। और वो एक मूवी आई थी ना जिसमें वो कहते थे कि यकीन नहीं आता मैं ये दिन भी देख पाऊँगा। तो अब कराची वालों को यकीन नहीं आ रहा कि वो ये दिन भी देख पाएंगे, लेकिन फाइनली ये दिन आ गया है महक असलम। तो देख लें आप कि ये बसेस 15 रोजा ये ट्रायल होगा। और जैसे आपने कहा भी ना कि 25 तारीख के बाद आवाम जो है वो आराम से जो है सफ़र कर भी सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि लोग जो हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया ना कराची के कुछ इलाकों का, तो अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये ट्रैक शुरू होगा सरजानी से? हाँ जी, ये जो आसाइश ये है अभी कराची तक नुमाइश और कराची से लेके नुमाइश तक फेज़ 1 ना। फेज़ 2 जो है इसको टावर तक ले जाना है। वो कब और कैसे होगा इसको छोड़ते हैं ना अभी, पहले ज़रा हम सरजानी से लेके नुमाइश तक की बात कर लें। 22 स्टेशंस हैं। इन स्टेशंस पे हर जगह वो, जिस तरह दुबई में आपने देखा कि कार्ड होता है, नॉल कार्ड, जिस पे आप मेट्रो पे सफ़र करते हैं, वो आप चार्ज कराते हैं और उससे आप चलते हैं। मतलब और कितना कुछ हम दिखा दें मैम, हम कितना अभी से बता दें सारी चीज़ें, फिर हमने दिखाना क्या है? हाँ ना, नहीं ये राज है ना फैसल। ये देखें, ये कराची ऐसी खुशी है कि कराची वालों के साथ साथ हमने भी बहुत इंतजार किया इस पे। जब खबरें आती थी तो हम बड़ी खुशी के साथ आवाम को बताते थे और फाइनली आज वो दिन आ गया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। और जैसे कि मैंने कहा था ना कि फैसल पहले पहुंचे होंगे, उन्होंने सफर कर लिया होगा, तो फैसल गए, उन्होंने सफर किया। कैसा रहा उनका सफर, क्या क्या सहूलियात हैं, किस तरह से आप सवार हो सकते हैं, आज खान साहब फीता काटेंगे, बाकायदा इफ्तिताह होगा। आपको दिखाते हैं फैसल की सैर भी और जो जो इसके अंदर मौजूद है वो भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, क्योंकि कराची वाले तो बहुत ज़्यादा खैरियत और बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि बसेस तो पहले ही आ चुकी थी और अब ट्रैक भी पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। ये है कराची वालों का
वो सुनहरी ख्वाब तो कई अरसे से पूरा हो के नहीं दे रहा था। वादे वही दावे हो रहे थे, नहीं आ रही थी तो बसें नहीं आ रही थी, लेकिन अब बसें भी आ गई हैं, ट्रैक भी कंप्लीट हो गया है और दीगर सहूलियात भी यहाँ पे मैसर हैं। यानी कि उन फटी हुई सीटों वाली बसों से आपको मिलने वाला है छुटकारा। तो ये 20 किलोमीटर से ज़ायद तवील ट्रैक फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे और इस ट्रैक पे 22 स्टेशंस हैं और उस 22 स्टेशंस के स्टेशन नंबर 14 पे हम मौजूद हैं, हैदरी स्टेशन पे। तो हमारे साथ ही रहिएगा और आज के टूर को एंजॉय कीजिएगा। जहाँ से सफ़र का होगा आगाज़, हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे और ये यहाँ से बसें चलना शुरू होंगी। यानी मैं मौजूद हूँ सरजानी में और इससे पीछे इनका डिपो है, टर्मिनल है और यहाँ से बसें चलने का आगाज़ होगा। अब एक स्टेशन तो हमने आपको दिखाया और वो था हैदरी स्टेशन, और हैदरी से आगे जितने भी स्टेशन हैं बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जहाँ से इन बसों को चलना है यानी सरजानी, सलीम सेंटर, नागन चौरंगी, पावर हाउस, तो यहाँ पे स्टेशंस क्या रेडी हो चुके हैं और इनकी क्या सूरत हाल है, ये सब भी चल के देखते हैं। आइए, अब नई बसेस में सफ़र होगा, एलिवेटर में आएंगे, टिकट ख़रीदेंगे और फिर एसी वाली बसेस में सवार होंगे। तो सबसे पहले टिकट ख़रीदेंगे आप। टिकट ख़रीदने के लिए आप आएंगे टिकट बूथ पे और इस टिकट बूथ में आप देख सकते हैं कि सारे स्टेशंस जो हैं वो आवेज़ा है। इसके अलावा टिकट ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद होंगे और फिर एक स्क्रीन भी है जो कि आपको बताएगी कि कौन से रूट पे बस जा रही है, कितने बजे ये बस जा रही है। और स्पेशल पर्सन के लिए यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई हुई है। तो ये सारी सहूलियात हैं। तो अब हमने आपको सहूलियात तो बताई, लेट्स गो इनसाइड द बस, आपको बस का टूर करवाते हैं। अब फीमेल का अलग, मेल का अलग कंपार्टमेंट और स्पेशल पर्सन का अलग कंपार्टमेंट। इतनी आरामदेह ये सफ़र होने जा रहा है, सीट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं और अगर आपका मोबाइल चार्ज ख़त्म हो रहा है तो आप इसमें चार्ज भी कर सकते हैं। खड़े होने के लिए ये सपोर्ट भी आपके पास मौजूद है एंड द गुड थिंग इज़ कि सारी इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बस कराची वालों इतनी सी दरख्वास्त है, इसको गंदा ना करना पान और गुटके की पी के फेंक के। तो हम मौजूद हैं इस वक्त बस के अंदर और बहुत ही शानदार किस्म का सफ़र होने जा रहा है कराची वालों का। तो देखना यह है कि किस तरीके से कराची वाले इसको वेलकम करते हैं और कैसे जो है आज इसका इफ्तिताह होता है। जी, तो बस के अंदर हम हैं और देखें हमें कौन मिला बस में सफ़र करते हुए। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। सर सफ़र आपने किया? जी बिल्कुल। सर आपने टिकट लिया? नहीं, अभी तो टिकट नहीं शुरू हुआ, 25 तारीख से टिकट के साथ। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर। 25 तारीख को फाइनली कराची के वो आवाम कि जिनसे मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ वादे किए कि अब आ रही हैं, कि अब आ रही हैं, कि तब आ रही हैं, लेकिन फाइनली बसेज आ गई, ट्रैक कंप्लीट हो गए। कराची वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कराची वालों के लिए यही कह सकता हूँ कि ये हक कराची को इससे बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चले देर आया दुरुस्त आया। अब ऐसी एक वफाक में हुकूमत आई है जो कराची को ओन करती है और समझती है कि अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के भी अगर कराची के लिए कुछ काम करना पड़े तो वो करना चाहिए। असद साहब पर्सनली, क्योंकि आपने कराची को ग्रो होते हुए देखा है, फिर उसको डेटेरिएट होते हुए भी देखा है और इसके तमाम तर निज़ाम को भी ग्रो भी और तबाह हाल होते हुए भी, एज अ गाय हु हैज़ ग्रोन अप इन कराची, जिसने देखा है, उसके लिए मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। वो वाली बसेस जिनमें कीलें लगी होती हैं, जिनमें छत पे चढ़ते हैं, और इन बसेस को देख के आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मैं अगर अपनी जवानी से या बचपन से अभी तक तब्दीली आपको बताऊँ ना, तो पहले जो है वो D5 की मिनी बस में मैंने बड़ा सफ़र किया, H4 की बस होती थी। अच्छा, उसमें कम से कम अंदर जगह मिल जाती थी। उसके बाद ऐसा वक्त आया कि बेचारे आधे तो ऊपर ही लटके हुए नजर आते हैं, अंदर जाने का भी मौका नहीं। कितने हादसे भी हुए हैं? हादसे हुए हैं बिल्कुल। और अगर आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं उस वक्त हुए थे, लेकिन बुशरा जैदी का एक सानहा हुआ था, पूरी कराची की तरह सियासत बदल के रह गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना बड़ा सानहा होने के बाद, इतनी उसके बाद तहरीक उठने के बाद भी 30 साल तक कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं बदला। ये आखिरकार अब आकर ये एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची में आ रहा है। और सर सबसे बड़ा इशू ये था कि वो बसें उनका रेवेन्यू कहाँ जाता है, किधर जाता है, कुछ नहीं पता होता था। वो तीसरी बात ये कि वो एनवायरमेंटल फ्री बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब इन बसेस का ये अच्छी बात है कि हमें पता है कि वफाक की तरफ से आई हैं। दूसरी बात ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आजकल के जो ज़माने में बड़ी अहम चीज़ है। जी बिल्कुल, हाइब्रिड सिस्टम है इसके अंदर। एक हद तक स्पीड में वो अपना इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट खुद जनरेट करती है। ये बात प्लग
वो वाला नहीं है। इसकी खुद जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है वो इसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, उसके अंदर स्टोर होती हैं और यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद एक स्पीड से ऊपर जाना होता है तो फिर उसका डीजल किक इन करता है। असद साहब, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कराची? कराची के लिए जी इस वक्त हम 4 और मंसूबों के ऊपर, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पिछले साल ऐलान किया था, उस पर काम हो रहा है। 3 तो बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन के मंसूबे थे, नालों की सफाई थी। महमूदाबाद मुकम्मल हो गया है, अगले 2 हफ्ते में इंशाल्लाह इफ्तिताह है। और वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बना, साथ सीवेज लाइंस डली हैं, सड़कें बनी हैं उसके साथ, तो वो तो 2 हफ्ते में इफ्तिताह हो जाएगा। गुज्जर और औरंगी जो बड़े नाले हैं, तकरीबन निस्फ काम मुकम्मल हो चुका है, अगली गर्मियों में उनका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। KCR जो इससे भी बेहतर मंसूबा, इससे भी बड़ा मंसूबा जो है, उसकी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग के आखिरी बिल्कुल मराहिल है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हो गया है, FWO मोबिलाइज हो गई है, KCR पे काम शुरू हो रहा है। फिर फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा है जो कराची पोर्ट से पिपरी तक, ये जो ट्रक जाते हैं, आलूदगी भी होती है, ट्रैफिक के हादसा भी होते हैं, सड़कें तबाह होती हैं, उसका दबाव कम करने के लिए ये फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा है, उस पर भी अगले साल काम शुरू हो रहा है। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, 26 करोड़ गैलन कराची को जो फराहम करना है K4 के मंसूबे से। 12 साल से खटाई में पड़ा हुआ था, वफाक ने जिम्मेदारी ले ली, इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, रिवाइज PC1 प्लानिंग मेरी मिनिस्ट्री में पिछले हफ्ते आ गया, इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर हतमी मंजूरी और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। और अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन कराची को पानी दे दिया जाएगा। असद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद भाई हमारे साथ मौजूद थे और कराची बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन जो आ चुका है उस पर थोड़ी सी मजीद हम बात करेंगे और थोड़ी सी मजीद आपको मनाजिर में दिखाएंगे कि ये बस कहाँ कहाँ से होती हुई कहाँ कहाँ तक जाएगी, कहाँ कहाँ काम पूरा हो चुका है और कहाँ का थोड़ा ही बहुत गुंजाइश रहती है। चलें जी, तो हमने बात की असद उमर से और उन्होंने कहा कि जी 25 से टिकट भी मिलना शुरू होगा और 25 से जो है वो बसें भी दौड़ना अब शुरू हो जाएंगी आवाम के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऐसी भी इत्तलात है कि कहीं कहीं पे कुछ स्टेशंस में अभी कमियां बाकी हैं। तो हम पहुंचे हैं स्टेशन नंबर 8 सलीम सेंटर पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या तकरीबन सारी चीज़ें बन गई हैं या फिर अभी कुछ कुछ काम होना बाकी है। तो आए ज़रा चल के देखिए। स्टेशन के अंदर हम आ रहे हैं और ये बस का बेड 2 है। अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशंस बाकी हैं, सामान आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कम में सामान यहाँ पे आया हुआ है और इंस्टॉलेशंस अभी बाकी हैं। और आगे चलते देखते हैं कि क्या एलिवेटर्स वगैरह यहाँ पे लग गए हैं या नहीं लगे हैं। 25 तारीख से इसको आवाम के लिए इन्होंने फ़ाल करना है और अभी थोड़ी थोड़ी जो है ये आप देख सकते हैं चीज़ें अभी बाकी हैं। अब क्या ये रुकावट तो नहीं हायल कर देगा 25 तारीख में, ये देखना है। अभी एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ भी ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आगे चलते और आगे चल के मज़ीद देखते हैं। सलीम सेंटर के बस स्टेशन पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे एलिवेटर रेडी तो नज़र नहीं आ रहा है। इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुरजानी से लेके सलीम सेंटर और आगे नागन चौरंगी तक नज़र आएंगी। नागन चौरंगी से आगे हैदरी और उससे आगे तमाम तर स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। अब देखना ये है कि क्या जो तारीख़ दी गई है इस बार 25 सिग्निफिकेंट भी बहुत है वो बाबा कौम के हवाले से, तो क्या 25 तारीख को इन चीज़ों के साथ ये फ़ाल हो जाएगी, ये एक सवाल है। यकीन कर लें कि ये कराची है और ये भी यकीन कर लें कि कराची में ग्रीन बस आ गई हैं और ग्रीन बस चलने भी वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद इसका इफ्तिताह करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अब वफाकी हुकूमत ने कराची वालों को तो ये तोहफ़ा दे दिया है, अब कराची वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तोहफ़े का ख्याल करें। बिल्कुल, देखिए यकीन नहीं आ रहा कि ये कराची ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची जिसे हम मुआशी हब कहते हैं, पूरे मुल्क को पालने वाला शहर है ये। और अब यहाँ पर किस्मत हमें फैसल बदलती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह 25 तारीख तक हो जाएंगे और आज जब खान साहब आएंगे और फीता काटेंगे तो और थोड़ी सी हमें तसल्ली हो जाएगी। लेकिन आपने जब विजिट किया और मैं देख भी रही थी मनासिर, वो कहते हैं ना कि एक लंबे अरसे के बाद एक सुख का सांस लिया है कराची वालों ने। तो बस 25 तारीख भी करीब है और इंशाल्लाह 25 तारीख को आप भी सफर करेंगे और जब मैं कराची आ जाऊंगी तो मैं भी जरूर सफर करूंगी। सोचें मैं कि ये 55 साल बाद कराची वालों को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। सोचें
55 साल तक हम उन बसेस में सफ़र करते रहे हैं। और एक चीज़ जिसकी असद उमर साहब ने भी तस्करा किया कि सिर्फ अवाम जो उस पर सफ़र कर रहे थे ना, उनके लिए तकलीफदेह नहीं थी, लेकिन कितनी ज़्यादा माहौल दुश्मन ये बसेस थी, जितनी पुरानी थी खटारा। इनकी बस हर साल बॉडी चेंज हो जाती थी बाहर से और इनको दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था और अंदर जो था वो दोज़ख होता था लोगों के लिए। लेकिन फाइनली 55 साल बाद एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया है कराची वालों के लिए। अब वही बात, जिम्मेदारी वाकई हुकूमत ने तो आपको एक तोहफा दे दिया, अब जिम्मेदारी है कराची वालों की, कराची के शहरियों की, कि वो किस तरह इस तोहफे को वेलकम करते हैं और किस तरह इसका ख्याल रखते हैं और इस आरामदेह सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। अभी मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो ये बताएंगे पाकिस्तानियों कि एक साल में आपने इंटरनेट में क्या क्या सर्च किया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली आई है तो आप इससे क्या समझेंगे? हम तो इससे ये समझें कि लोग मईशत और सियासत नहीं, इंटरनेट पर खेल और तफरी को सर्च कर रहे हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी सर्च इंजन गूगल ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। 2021 में पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा क्या तलाश करने की कोशिश की। गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में पाकिस्तानियों को कोरोना की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उन्होंने मुल्क की सियासत, मईशत और हुकूमत में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तानी साल भर सिर्फ और सिर्फ खेल और वो भी क्रिकेट से मुताल्लिक मालूमात तलाश करते रहे। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तानियों ने रवायती हरीफ भारत के साथ कौमी टीम के मैच को गूगल पर सर्च ही नहीं किया। हत्ता के टॉप 10 सर्चिंग में पाक भारत मैच नजर ही नहीं आया। इसके बरक्स भारत इंग्लैंड के मैच को पाकिस्तानियों ने तलाश किया, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका के मैच को सर्च किया गया। शायद एबी डिविलियर्स पाकिस्तानियों के ज्यादा पसंदीदा हैं और वो उनका खेल देखकर एंजॉय करना चाहते हो, शायद आप भी ये सोच रहे हो, लेकिन नहीं। खिलाड़ियों की सर्चिंग लिस्ट में एबी डिविलियर्स टॉप 10 में नहीं नजर आए। वो थे सबसे ज्यादा आने वाले नजर शोएब मलिक, सबसे ज्यादा सर्च किए गए। दूसरे तीसरे नंबर पे आसिफ और फखर, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद रिजवान को चौथे, पांचवें, छठे रिस्पेक्टिवली नंबर्स पे सर्च किया गया। कुछ पाकिस्तानियों ने खेल के बजाय टीवी ड्रामों के जरिए तफरीह भी हासिल की और यहाँ भी आपको हैरत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, अमेरिका और यूरोप के बजाय और एर्तुरुल के बजाय जनूबी कोरिया की टीवी सीरीज स्क्विड गेम को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। फिर उसके बाद दीगर जो है वो सर्चिंग में चीज़ें आई। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। और हम सोच तो कुछ और रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल गुगली करा दी इंटरनेट सर्च को। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीद साहब मौजूद हैं। कमाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये ट्रेंड क्या है? हम तो कुछ अच्छा, क्रिकेट सर्च किया तो पाकिस्तान इंडिया सर्च नहीं किया, कोरोना के दिनों में कोरोना को सर्च नहीं किया। प्लीज़ टॉक अस थ्रू इट। अच्छा, होता क्या है कि जब आप फारिग वक्त में गूगल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं वो तो आपके पास आ ही रही होती हैं टाइमलाइन पे। आप वो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं जो आगे चलने वाली होती है इंटरटेनमेंट पे, जहाँ पे आप ज़्यादातर अपनी इनपुट, जो अपना इंटरेस्ट है वो वहाँ पे आप शो कर सकें। तो पाकिस्तानी स्पोर्ट लवर कौम है, क्रिकेट जुनून है, यहाँ पे क्रिकेट को थ्रू आउट सर्च किया गया है। आप देख लें, आपने अभी नाम लिए मैचेस के, इसके अलावा मैचेस के अलावा आईसीसी सीरीज़ के ऊपर उसकी शेड्यूल, फिक्सिंग, तमाम चीज़ों पे उन्होंने सर्च किया। फिर इसके बाद आप आ जाएं प्लेयर्स पे, इंडिविजुअल प्लेयर्स की रैंकिंग पे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। ये सिर्फ गूगल पे नहीं है, ये यूट्यूब पे भी इसकी सर्चेस अलग हैं, इनकी वीडियोस फोरकास्ट अलग हैं, ट्विटर पे भी अलग है, फेसबुक पे भी अलग है। एक कंपाउंड जब आप सर्च हिस्ट्री कहते हैं ना, तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, सर्च किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटरटेनमेंट सेगमेंट्स। राइट, सही। अच्छा कमाल साहब, ये तब्दीली की हम वजह क्या समझें कि हमारे मुल्क के लोग या तो सियासत से फेडअप हो गए हैं, या मईशत के बारे में तो उन्हें पता है कि अब महंगाई तो होती रहेगी और महंगाई का सुन के या तो मेंटली तौर पे वो डिप्रेशन में चले गए हैं, या कोई और वजह। तो आपकी नज़र में ये जो तब्दीली है, क्योंकि लास्ट ईयर के अगर हम देखें कि गूगल पे जो सर्चेस की गई चीज़ें उसमें और अब के रिसर्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मेन रीज़न इसके पीछे आप क्या समझते हैं? ओके, ये मैं आपका क्वेश्चन फरीद भाई के पास भेज देता हूँ। महक जानना चाह रही हैं कि व्हाट्स द रीज़न कि ये शिफ्ट ऑफ ट्रेंड्स क्यों है? क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान अगर कोरोना आया हुआ है तो लोग उसके बारे में सर्च कर रहे होंगे कि मैं उससे कैसे बचूँ, क्या करूँ, लेकिन लोगों ने वो भी सर्च नहीं किया।
महक ने ये भी कहा कि जी शायद महंगाई या मईशत के हवाले से उन्होंने इसलिए सर्च नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि क्या ही कर लेंगे सर्च करके, महंगाई तो होनी है। वाई दिस शिफ्ट? अच्छा, अब आप देखिए फैसल कि ये जो टॉप ट्रेंड्स की आप बात कर रहे हैं, टॉप 10 ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉप 10 तक नहीं महदूद नहीं है, यहाँ पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स में जाती है ट्रेंडिंग। सही, इनकी पर्टिकुलर रैंकिंग्स होती हैं। अब आप जिस कीवर्ड की बात कर रहे हैं महंगाई, या कीवर्ड की बात कर रहे हैं कोविड, ये कीवर्ड डेफिनेटली सर्च हुए होंगे, लेकिन उनकी शायद नंबर ऑफ सर्च उतने मीट नहीं कर रहे होंगे जो रैंकिंग में आ सके। हमारे यहाँ लाजमी बात है, हर कोविड की डिफरेंट लेयर्स आई हैं, वेव्स आई हैं, उन वेव्स पे हर एक ने इंडिविजुअली सर्च करके अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म देखा होगा, क्या दुनिया में बात हो रही है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कोविड पे। डेफिनेटली मईशत के बारे में लोगों ने डिस्कस किया होगा, मईशत के बारे में देखा होगा कि डॉलर फोरकास्ट क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इकॉनमी कहाँ पे जा रही है, लेकिन वो नंबर ऑफ सर्चेस शायद वो इस नंबर इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट नंबर ऑफ सर्चेस से मीट नहीं कर रहे, उससे कम ही है। लोगों ने उसमें कम इंटरेस्ट शो किया। नंबर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं आप नंबर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो है ये टॉप 10 कीवर्ड्स। नंबर ऑफ इंटरेस्ट जहां कम हो जाता है वो टॉप 10 में नहीं आता। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ सर्चेस तो बहुत बेशुमार हुई हैं। हमारे यहाँ खुशखबरी तो ये है कि हम स्पोर्ट्स की तरफ आए, रहते थे पहले ग्रे लिस्ट में आते थे टॉप 10 में, कि हमारे यहाँ अदर देन एंटरटेनमेंट, अदर देन स्पोर्ट हम सर्चेस कर रहे होते थे जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट था। लेकिन अब हम लोग काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ टॉप 10 सर्चेस में आए। वरना यही गूगल, फेसबुक, ट्विटर हमें बताते थे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में VPN यूज करते हुए मल्टीपल ग्रे साइट्स को सर्च किया जाता है। अच्छा कमाल भाई, अब हमने स्पोर्ट्स की तो बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट नाउ। और उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि वाई दिस शिफ्ट? बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा बॉलीवुड पसंद करते हैं, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा हॉलीवुड पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग जो ये सर्च करते हैं, इज इट देयर ओन लाइकिंग, या फिर वो जो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, अरे यार तुमने स्क्विड गेम देखा, अरे तुमने देखा, अरे तुमने देखा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, तो एक वो जो चाइनीज विस्पर होती है, लोग उस पर डिपेंड करते हुए ज़्यादा सर्च करते हैं, या फिर ये उनकी अपनी लाइकिंग होती है कि नहीं यार ये तो नहीं, डेफिनेटली हमारे यहाँ जो सर्चिंग ट्रेंड्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, वो यही हैं कि वर्ड ऑफ माउथ या आपकी टाइमलाइन पे जो लोग शेयर कर रहे होते हैं। होता क्या है हमारे यहाँ, हम पहले सुबह अखबार पढ़ते थे, हमारी रूटीन ये होती थी, सुबह उठते थे, अखबार पढ़ते थे, चाय के साथ अखबार पढ़ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं और वही अखबार की बातें करे आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम हर घंटे अपडेट होते हैं, हम हर घंटे अपनी फेसबुक या हर 10 मिनट बाद फेसबुक देख रहे होते हैं, ट्विटर देख रहे होते हैं, या गूगल देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में। लोग अगर न्यूज़ तो बहुत देर में लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ट्विटर फेसबुक तो हर वक्त देख रहे होते हैं। अब वो देख रहे हैं कि स्क्विड गेम के बारे में बात हो रही है, उन्होंने सर्च करके देखा स्क्विड गेम है क्या। अब सर्च किया स्क्विड गेम की एपिसोड्स को वॉच किया, वहाँ पे नंबर काउंट बढ़े, यहाँ पे नंबर काउंट बढ़े। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ यही एक ऑरा है कि हम जो आप देख रहे होंगे वो मैं देखूंगा, सर्च करूंगा, फिर मैं अपना इंटरेस्ट शो करूंगा और मैं जाके देखूंगा। अच्छा, एक और चीज़ कमाल भाई, वो ये कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उनमें सेम जो है रैंकिंग की सर्च हुई है, या फिर फेसबुक पे कुछ और लोगों ने सर्च किया है, ट्विटर पे कुछ और किया है, इंस्टाग्राम पे कुछ और किया है? अच्छा, ये इन सब के एल्गोरिथम डिफरेंट हैं, इन सब की पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, इनकी बैकएंड डिफरेंट है, ये कहीं भी एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है, इनके सर्च पैरामीटर्स या ट्रेंड पैरामीटर्स। ट्रेंडिंग स्टार्ट हुई थी ट्विटर से। ट्विटर पे आप हैशटैग ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया था कि आप किसी भी डिबेट को अगर आर्काइव करना चाहें तो उस हैशटैग के थ्रू आप आर्काइव कर सकते हैं, उसको एक चैनल बना सकते हैं प्रॉपर। अब आपने कोई भी एक हैशटैग अनाउंस किया कि मैं इस हैशटैग पे एक बात डिबेट करना चाह रहा हूँ, इनिशिएट कर रहा हूँ, वो हैशटैग लोग फॉलो करके पूरा हैशटैग, जब उसमें नंबर ऑफ डिबेट या इंगेजमेंट बढ़ते हैं तो वो ट्रेंड में आते हैं। अब वो एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि वो थाउजेंड्स के बाद आएंगे, 10,000 के बाद आएंगे, वो डिपेंड कि उस आवर्स में, उस टाइमिंग में और डिफरेंट टॉपिक पे कितने लोग बात कर रहे हैं उस रीजन में। तो इस तरीके से ट्विटर पे आ गया, ट्विटर ट्रेंडिंग एल्गोरिथम ऐसा करता है। फेसबुक एक डिफरेंट है, फेसबुक आपके साथ लाइक, शेयर और कमेंट पे बात करता है कि कितने लोगों ने इसमें एंगेजमेंट के साथ शेयरिंग की है, वो उसकी ट्रेंडिंग में आता है। यूट्यूब टोटली डिफरेंट, उसमें वीडियोस व्यूज़ है, सिर्फ व्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, चैनल पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि चैनल की सब्सक्रिप्शन कितनी है और उस चैनल की ऑथेंटिसिटी कितनी है, फिर उसके बाद उसको
ट्रेंडिंग पे लेके आता है। गूगल नंबर ऑफ सर्चेस, तो सबके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, सब कहीं पे भी सिंक नहीं होते। हाँ, अगर आप कहें कि नंबर ऑफ सर्चेस गूगल पे इतने हैं तो शायद सिमिलर यूट्यूब पे हो, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। ट्विटर डिफरेंट है क्योंकि ट्विटर का प्लेटफॉर्म सेपरेट है। हाँ, ट्विटर से आपके पास ट्रैफिक डाइवर्ट होता है फेसबुक पे या गूगल पे। यूट्यूब से भी सेम, फेसबुक या ट्विटर यहाँ पे डाइवर्ट होता है। और हर प्लेटफॉर्म की जो एज ग्रुप है वो डिफरेंट है। हर प्लेटफॉर्म का एज ग्रुप, यूजर इंटरफेस और जेंडर थ्रू आउट डिफरेंट है। लेकिन सिचुएशन ऐसे। थैंक यू सो मच कमाल अफरीदी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो आपने देखा कि लोगों ने जो है वो क्या क्या सर्च किया है और क्या नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूं, आपने इस पूरा साल क्या सर्च किया, आप मुझे बता सकती हैं? मैंने इस पूरा साल सर्च किया नए कपड़े, नए जूते कहाँ से सस्ते मिलेंगे, कहाँ ज्यादा सेल लगी है, कहाँ कम लगी है। चले, अब मेरे ख्याल से हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद जो चीजें वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आजकल सब पे कमाने की धुन सवार है, लेकिन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। मैग असलम, वैसे ये मैं आपसे भी आपका ज़ाती तजुर्बा अगर पूछूं तो आपने कब से जॉब शुरू की और उससे पहले गालिबन को ट्यूशन वूशन पढ़ाया, तो आप ज़रा बताएं ये पैसा कमाना आसान है क्या मुश्किल काम है? मुझे तो लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और जब आपकी रूटीन ऐसी हो कि आपने सुबह के वक्त उठ के दफ्तर आना है तब आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन क्या करें ना, जब आपकी नौकरी होती है तो फिर वो कहते हैं ना, नौकर की ते नखरा की पंजाबी में, तो फिर वो आपका नखरा बर्दाश्त नहीं होता, फिर आपने नौकरी करनी होती है। लेकिन फैसल, अब ये चीज़ें बहुत आसान हो गई। लाइक आप घर में बैठे हुए, आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल है, आप कोई भी एक बिजनेस छोटे पैमाने पे शुरू कर सकते हैं और फिर एक मोबाइल के थ्रू एक बड़े पैमाने पर लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। आप डिलीवरी कर सकते हैं उन चीज़ों की, आप लोगों की दहलीज पे। लाइक अगर मैं ये कह दूं कि कपड़ों के हवाले से अगर हम देखें कि बहुत सारी खवातीन का इंटरेस्ट होता है कि अच्छा आप घर में बैठ के कपड़े जो हैं वो बना रहे हैं और उसके बाद आप कपड़े दूसरे शहरों तक बआसानी पहुंचा रहे हैं, सिर्फ किस तरह से कि लोग ऑनलाइन अब काम करना शुरू हो गए। ई कॉमर्स जो है, अब मैं ये कहूँगी कि इसका दौर ऐसा आ गया कि हर कोई ये चाहता है कि घर बैठा हो और घर की दहलीज से दूसरे के घर की दहलीज पे आपकी चीज़ जाए। पसंद आती है ये आपके पास ऑप्शन होगी ऑनलाइन, नहीं पसंद आती रिजेक्ट आप करें फैसल, ये भी आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन। यानी कि झंझट ही कोई नहीं है ना कि आप कहीं आ रहे हैं, वक्त आपका लग रहा है और फिर उस तरह से आप पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका रुझान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट शायान ताहिर। शायान, बेहद वक्त देने के लिए। अच्छा, मैं पता है आपने जो आपने बात की ना कि कपड़े हों और ये सारी चीज़ें हों, कपड़ों की दुनिया से और भी बहुत बड़ी दुनिया है आगे, जो ऑनलाइन चीज़ें होती है ना। अच्छा, तो बहुत सारी परेशानियों जिसका आपने जिक्र किया, ना दुकान की परेशानी है, ना पगड़ी की झंझट है, क्योंकि कारोबार होगा अब ऑनलाइन, सब बिकेगा, सब चलेगा। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के इनकलाब का आगाज़ हो गया है। ई कॉमर्स बिजनेस तरक्की की जानिब गामज़न है। एक छोटा कारोबार है और कह लें कि वन मैन शो है। अच्छी मनसूबाबंदी अगर कर लें तो लाखों का बिजनेस हो सकता है। वक्त की भी कोई कैद नहीं है। जैसे आप कह रही थी नौकरी की तो नखरा की, तो इसमें नखरा बहुत कर सकते हैं। खरीदार भी मन पसंद, कोई नहीं रोकेगा ना कोई टोकेगा। जहां हैं जैसे हैं वहीं बैठ जाएं, बस एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। घर बैठ के आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। मार्केटिंग करनी है आपने, डिलीवरी के ज़रिए ग्राहकों को उनकी मनपसंद अशिया फ़रोख्त करनी है। फिर क्या, फिर आप पैसा कमाएं और तरक्की करें, शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना मार्केटिंग, फैसल मुझे लगता है कि इसमें मार्केटिंग करना और मार्केटिंग को मौसर बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायान ताहिर हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। शायान, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो एक आम आदमी का सवाल मैं आपसे करूँगी कि वो कौन सा तरीका है कि कम वक्त में एक बड़े अच्छे रास्ते पे रहते हुए, मैं इसलिए बार बार बड़ा अच्छा रास्ता कह रही क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा कमाते हैं गलत तरीके से, लेकिन नहीं, एक कम वक्त में आप अच्छा कमा रहे हैं। कैसे एक आम आदमी कैसे कर सकता है घर बैठ के? जी, पहले तो शुक्रिया जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। और बिल्कुल डेफिनेटली जो आपके रीज़न्स हैं जॉब ना करने के और काम अपना कारोबार करने के, मेरे भी कुछ ऐसी रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। और सबसे आसान तरीका यही है कि जी आप अपना कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें,
जो आप समझते हैं कि ऑनलाइन बेचा जा सकता है, जो ऑफलाइन दुनिया के अंदर अच्छा ट्रेंड कर रहा है, सेल हो रहा है, बट ऑनलाइन वो अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है, फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बना लें या फिर कोई फेसबुक का पेज बना लें। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप सेल कर सकते हैं या फिर डिफरेंट किसी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द वे जिससे आप एक बहुत बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन सेल करके। अच्छा शायान भाई, हम अब चाहेंगे ना कि लोगों को हम ये बताएं कि किस तरीके से आप सारी चीज़ें करें, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आज कोई भी उठ के जो है ना ये सोच ले कि यार मैं इसका आगाज़ मैं कर रहा हूँ, बट उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी हमारा जो है, जैसे आज मैं बैठा हूँ और आज बैठने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जी आज मुझे ये काम शुरू करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और किस तरीके से फिर चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए? क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है यार ये तो पहाड़ है जिसको सर करना है, तो प्लीज़ मुझे ज़रा इसके हवाले से बताएं। जी, तो मेरा भी जिस तरह का एक एक्सपीरियंस था कि मैंने सबसे पहले अपने लिए एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए है, क्या चीज़ डिमांड में है, आजकल क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। जैसे ही आप वो पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो चीज़ है, अब सेकंड स्टेप है कि आप उसको किधर सेल कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2008 में, कोई 14 साल पहले, उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे सेल करने के। तो हम लोग को सेल करने के लिए कोई क्लासिफाइड वेबसाइट पे लगा दिया, किसी ने कॉल कर दी, तो इस तरीके से हो जाता था। आज के दौर में आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो विद इन मिनट्स आप अपना पेज क्रिएट करके चीज़ को सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या एक बंदा कर सकता है सब कुछ, या फिर इसके लिए आप कोई कंपनी हायर करें, कोई बंदी हायर करें जो कि आपके काम करें? ये मैं आपसे पूछना ई कॉमर्स की खास बात ये है कि एक सिंगल पर्सन अपनी कंपनी को सेटअप करके एक सर्टेन लेवल पे ऐसे लेके जा सकता है जहां उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो और लोग ऐड कर सकें। तो शुरू में आप अकेले ही जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक चीज़ देखी है, उसको आपको ख़रीदना भी नहीं है। एक चीज़ आपने देखी जो आपको लग रहा है कि अच्छी प्राइस पे मिल रही है और ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो आप उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर दें और अब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में उसके रिटेलर बन गए। और वो चीज़ आपने अभी तक ख़रीदी भी नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा उसके बाद आपने प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके आपने भेजना है। तो बहुत अच्छा एक सिंगल पर्सन जो है इस बिज़नेस को रन कर सकता है। चलें एक काम करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, और हमारे लोग इस तरह शायद नहीं समझ पाएंगे, तो ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारे स्टेप्स लिख के बताएंगे। शायान भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ मौजूद ही होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पैसा कमाने का आसान तरीका ई कॉमर्स, अब हम देख रहे हैं कि इनकलाब आ चुका है और हर कोई ये चाहता है कि घर बैठ के ऑनलाइन तसल्ली के साथ कमाए, यानी वक्त की कोई कैद नहीं है, ना ही किसी तरह का और झंझट है। लेकिन इसको समझना भी फैसल बेहद ज़रूरी है कि आया क्या क्या स्टेप्स हैं, आपने स्टार्ट किस तरह से करना। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल ये दे दूँ कि मैंने कपड़े का बिजनेस शुरू करना है, तो घर बैठे एक छोटे से कमरे में एक मोबाइल के थ्रू मैं किस तरह से पूरी दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकती हूँ। मैं चाहूंगी कि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। योर विश इज माई कमांड। तो हम आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते हैं, और अब हम कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने देखने वालों को बताएं कि भैया अगर आप चलिए कपड़े का ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कहां से आगाज करें। शायन भाई मुझे स्टेप 1 से समझाना, आप शुरू करें प्लीज। तो सबसे पहले आपने करनी है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने बेसिकली सेल करना है ऑनलाइन। ठीक है। अब आपको ये पता है कि ऑफलाइन दुनिया में क्या चीज़ ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, और आपने फिर ऑनलाइन जाके रिसर्च करना है कि क्या वो चीज़ ऑनलाइन मिल भी रही है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ चेक करें क्या उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है ऑफलाइन जो प्राइस मिल रही है। अगर वहाँ प्राइस ऑनलाइन ज़्यादा मिल रही है और आप समझते हैं कि आप कुछ एक बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, तो आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। यानी कि आप प्राइस को, मार्केट प्राइस को तोड़ने की बात आप प्राइस को देखें, आप प्रोडक्ट की रेंज को देखें। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन है जो ऑफलाइन ही मिल रहे हैं बाजारों में पर ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे,
तो शायद आप पहली बार उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेके आएंगे। तो एक ये भी एडवांटेज है। दूसरी चीज़ प्राइस है, अगर वो चीज़ ऑनलाइन मिल रही है और उसकी प्राइस अच्छी नहीं है तो आप प्राइस पे कम्पीट कर लें। यानी कि अगर आपके पास मार्जिन बनता है एक चीज़ जो 10 रुपये में है और वो आप 8 रुपये में बेच सकते हैं, उसके बावजूद भी आपका मार्जिन निकल रहा है, तो इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो देखिए महक, पहली चीज़ तो अगर आप कपड़े का आज से कारोबार शुरू कर रही हैं और उसका ब्रांड नेम हम आखिर में सोचेंगे मिलके, लेकिन पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। चले वो तो हमने कर लिया भाई, ये तो हमने कर लिया। महक जो है वो आज से ऑनलाइन प्रोडक्ट का कारोबार स्टार्ट करने वाली हैं, लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 2, ठीक है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया जिसकी प्राइस बहुत अच्छी है। अगला स्टेप में जी आपको जो है बेचना कहाँ है, सो आपने अपनी मार्केट प्लेस या आपने अपना सेलिंग एवेन्यू जो है सेलेक्ट करना है। तो सेलिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक एक सेकंड स्टेप आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं आजकल के दौर में। आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज OLX प्लेटफॉर्म और क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और इनिशियल फ्यू कस्टमर्स आप अपने वहाँ से बना सकते हैं। यानी कि आपने क्या बेचना है वो स्टेप 1 जी, कहाँ बेचना है वो स्टेप 2। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग वो करते हैं क्योंकि आज तक हम फिजिकल मार्केट्स का विजिट करते आए हैं कि जी फला मॉल चले गए, फला चले गए। अगर हम कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, पता कर लिया कि कहाँ दुकान की किराए की कीमत कितनी है, तो वहाँ हमने शुरू कर दिया। ऑनलाइन इंटरनेट पे मार्केट प्लेस, इंटरनेट पे दुकानें कौन कौन सी हैं जहाँ बेची जाएं, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑनलाइन सबसे पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपने पेजेस बनाएं और वहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है। और आप एक छोटे स्केल पे अपने दोस्तों यारों को चीज़ें देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं बिजनेस को। जब आपके थोड़े बहुत ऑर्डर्स हो जाए, आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का, तो फिर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जिस तरह दराज है, होम शॉपिंग है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो इस पर आप जाके अपने जो है अकाउंट्स बना के आप अपनी चीज़ों को वहाँ लगा सकते हैं। वो आपसे मंथली चार्जेस नहीं लेते जिस तरह नॉर्मल वर्ल्ड में आपको जाके मंथली रेंट देना होता है। तो इधर आपका जब प्रोडक्ट बिकता है तभी आपको जो है कमीशन देना होता है। और अब तो अमेज़न भी है। अगर आप बाहर चीजें बेचना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देख रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, तो बहुत से लोग पाकिस्तान से चीजें जो हैं वो अब बाहर बेच रहे हैं क्योंकि हम डेली जो है सस्ते हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स बाहर की दुनिया के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जबरदस्त। तो महक, ये आप भी नोट कर लें, ठीक है ना। स्टेप 1 प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि महक जा रही हैं अब कपड़े बेचने। और स्टेप 2 महक के आपने दुकान कहाँ खोलनी है, तो आप ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं। सबसे पहले फेसबुक पेज पे, उसके बाद इंस्टा पे ऑब्वियसली, जहाँ आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत थोड़े से हैं। और इसके अलावा फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आपने कर सकते हैं। नाउ अब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट प्लेस कर ली। स्टेप 3 में जी आपने भेजना किस तरह है। ये यूजुअली हमारा ई-कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक डिलीवरी है, एक पेमेंट्स है, ये ऑब्वियसली क्रिटिकल स्टेप्स हैं। सो डिलीवरी इज़ द थर्ड स्टेप। डिलीवरी पार्टनर, आपको अपना लॉजिस्टिक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। आप और डिफरेंट कोरियर पार्टनर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, काफ़ी कंपेरेटिव स्पेस है। आपको बेहतर टाइम पे चीज़ डिलीवर करनी है या सस्ते में डिलीवर करनी है, ये अब आपने डिसाइड करना है। और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे बैलेंस में आपने एक पार्टनर अपना सेलेक्ट करना है। ओके, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो फिजिकल अब डिलीवरी होगी, और उसमें बहुत सारी कोरियर सर्विसेज आ जाती हैं और ये सारी चीज़ हो जाती हैं। अच्छा, इनको टैप करना क्या मुश्किल होता है, या फिर फ़र्ज़ करें जैसे महक ने कर लिया, अब ये इनके पास चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ अब इन्होंने डिलीवर करना है, तो किस तरह इनसे रब्ता किया जाए, किस तरह इनसे कांटेक्ट किया जाए और क्या इनसे बात की जाए? जी, पहले तो कुछ जो बड़ी कंपनीज थी उनके लिए आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स बनाने पड़ते थे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब चीज़ें बेहतर आसान हो गई हैं बिकॉज अब ई कॉमर्स बहुत कॉमन हो गया। अब आप काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी आप रिटेल आउटलेट से भी जाके बुक करा सकते हैं। और वो आपको COD की सर्विसेज या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अब स्टेप 4 जी, मोस्ट क्रिटिकल, पेमेंट्स। कि आपको पेमेंट मिलेगी कैसे, आप कैसे पैसे बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड है। इसके अलावा जो है आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करवा सकते हैं कस्टमर से, या फिर कस्टमर आपसे आके कलेक्ट कर सकता है। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा पेमेंट मेथड हो, ये एक बहुत हमारा क्रिटिकल स्टेप है।
एब्सोल्युटली। तो ये वो 4 स्टेप्स अच्छा, हैं। फैसल, ओके यार, मेरी दुकान हिल गई मेरी दुकान गिर गई। हाँ प्लीज आप मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ शयान से कि मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग करना, लाइक मैंने ये इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी कैची होनी चाहिए कि जो व्यूअर है ना या जो भी विजिट कर रहा है, कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करी वो फौरन से अट्रैक्ट हो जाए। प्लीज जरा एक छोटा सा इसका भी अगर हमें आप नुस्खा बता दें कि आपकी मार्केटिंग इस तरीके से होनी चाहिए या इस तरीके से होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए जी बहुत ज़रूरी है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो बहुत अच्छा हो टू बिगिन विद, बिकॉज आज के दौर में इतनी मार्केटिंग हो गई है, हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, तो लोगों को इतनी ज़्यादा मार्केटिंग जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती जब तक आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उन्हीं को शेयर करके उनके ज़रिए फर्दर रीशेयर करवा के उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं। बाकी बेस्ट तरीका तो एक ही है कि आप थोड़े से पैसे लगा के उसको आप जो है एडवर्टाइज करती हैं उनके पास, तो उससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। सही है। बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको थोड़े से पहले इनिशियल एक तो प्रोडक्ट थोड़ा सा पहले इनिशियल आप महक स्टार्ट तो करें ना। और ये आपने स्टेप देख लिया, हम फिर बता देते हैं आपकी आसानी के लिए। सुन लें, समझ लें कि पहले अगर आपने ऑनलाइन शुरू करना है तो प्रोडक्ट कौन सा आपने बेचना है। महक ने तो कपड़े बेचने हैं। उसके बाद आप आएंगे स्टेप 2 पे, और आपने दुकान कहाँ खोलनी है उसकी, ये ऑनलाइन दुकानें सब खोल सकते हैं आप टू इनिशियलाइज। फ्री है, फेसबुक, इंस्टा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें बूस्टर अगर आपने लगवाने हैं तो आपकी मर्जी है। तीसरा स्टेप है जनाब डिलीवरी। अब अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिया, डिलीवर कैसे करेंगे, चीज़ें भेजेंगे कैसे, कौन सा वो मेथड होगा। और चौथा जो सबसे ज़रूरी है, माल, पैसा, उसका पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड क्या होगा। कैश ऑन डिलीवरी सबसे आसान है, बट लोगों की आसानी के लिए अब कार्ड पेमेंट भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बहुत शुक्रिया शायान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए, महक के लिए भी। और महक ब्रांड नेम जो है वो तो हम भूल ही गए। मेरे ख्याल से दस्तके महक जो है आप इसका नाम रख लें। कैसे, क्या कहती हैं आप? क्या बात है, ये डन हो गया। अब जब भी कभी मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगी ना कपड़ों का, तो मैं यही ब्रांड का नाम रखूंगी। तो हम बात करें ई कॉमर्स के हवाले से, और ये बहुत तेजी से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की भी कर रहा है। और अच्छी बात है कि आप जो है अपने घर बैठ के आप एक छोटे प्लेटफॉर्म से एक बड़े पूरी दुनिया तक आप जो है वो चीजें अपनी पहुंचा रहे हैं। तो स्टार्टअप बिजनेस के रुझान में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है, और इस साल जो है फंडिंग का हजम $30 करोड़ से तजावुज कर चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बुकमी के CEO फैजान असलम ने हमें एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग के लिए बुकिंग और टिकट का हुसूल अब आसान तर हो गया है। नौकरी के बजाय ई कॉमर्स बिजनेस को ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। जैसे कि फैसल हमने जिक्र भी किया ना कि नौकरी शायद लोग भागते भी हैं, और दूसरा ये कि आजकल आप कहीं CV दे दें तो कोई इस पे होता भी नहीं है कि अच्छा अगर CV आ गई हुई है तो आप जरा ध्यान दे दें। तो बुकमी, और ये वो बुकमी है जिसके जरिए आपको बड़ी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो जो ये इंटरव्यू है ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स तेजी से फरोग पा रहे हैं, और इस साल यानी 2021 में अब तक 300 मिलियन रेज हो चुके हैं इस सेक्टर में। पिछले 5 से 10 साल में अगर कंपैरिजन करें तो ये एक बड़ा नंबर है। आखिर स्टार्टअप है क्या, और आम रवायती जो कारोबार है उससे कितना मुख्तलिफ है, इस पर हम बात करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बुकमी के CEO फैजान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान साहब, ये बताइएगा स्टार्टअप बेसिकली है क्या? अगर एक आम सा जो बिजनेस है जो शुरू करता है बंदा, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सर, स्टार्टअप जो है वो एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप रैपिडली स्केल कर सकते हैं। नहीं, उसको आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम आप कह लें कि कैपिटल इनिशियल रिक्वायर किए हुए। एक आम बिजनेस जो है ना वो एक कन्वेंशनल बिजनेस है, जैसे दुकान है या ये, उसका एक फुटप्रिंट बड़ा लिमिटेड होता है। एक उस इलाके तक उसका फुटप्रिंट होगा। अगर आप कोई बड़ा कोई फैक्ट्री लगाते हैं उसका भी एक लिमिटेड स्कोप होगा। स्टार्टअप जो है वो जनरली उन बिजनेसेस को कहा जाता है जो पूरे मुल्क या कई ममालिक तक जो है वो स्प्रेड हो सके। फेसबुक है आपके सामने, ट्विटर है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। ये बताइएगा कि स्टार्टअप के लिए सीड मनी कितनी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, और कामयाबी का चांस कितना है इसमें? सीड मनी जो है वो रिक्वायर जनरली नहीं होती है। अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल आपने एक प्लेटफॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल कुछ बेचना है आपने ऑनलाइन, तो आप खुद कोई चीज़ बना सकते हैं। आप वो प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट में आप वो अपलोड करें, उसमें कोई ऐसा कॉस्ट नहीं आती, और आप देखेंगे लोग उसको अडेप्ट करेंगे नहीं। अगर आपको इनिशियल कस्टमर्स, हम उसको कहते हैं कि अगर आपको शुरू में बहुत सारे लोग
उसको सराहते हैं उस सर्विस को और उस प्रोडक्ट को और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं कि मुझे अब इसको ग्रो करना है, ये मेरे पास 10,000 लोग हैं, अब इनको मैं 2 लाख 15 लाख 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अब मुझे मार्केटिंग की जरूरत है और मुझे स्केल करना है, बिजनेस बड़ा लेके जाना है, देन आप इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं। सक्सेस के चांसेस आपने पूछा, सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। आप अगर इसमें कहें कि एक सर्वाइवल रेट, यानी कि एक जो ऐसा स्टार्टअप जो अगले आने वाले 5 साल या 10 साल तक आपको नजर आएगा मार्केट में, वो 100 में से कोई एक होता है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई $1 बिलियन स्टार्टअप, तो वो 1000 में से शायद ही कोई एक ऐसा स्टार्टअप होगा जो एक बड़ा मिलियन या मतलब 100 मिलियन से $1 बिलियन की कंपनी बना सके। आपका जो अपना प्लेटफॉर्म है बुकमी, इसके बारे में कुछ बताएं कि आपको ये किस तरह आइडिया है और बेसिकली आपका ये जो बुकमी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बुकमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रैवल और टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने स्टार्ट किया सिनेमा और बस टिकटिंग के साथ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सफ़र करता होता था बसेस के अंदर, तो जब मैं जाता था टर्मिनल, बड़ा एक वो होता था कि यार पता नहीं टिकट मिलनी है कि नहीं मिलनी। और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैं इस्लामाबाद की पढ़ा हूँ और मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब मुझे आना जाना जब होता था तो ये सारा मसला मसाइल होता था। इसका बेहतर तरीका हो सकता था। इस तरह सिनेमा में मैं और मेरी वाइफ मूवी देखने गए एक दफ़ा लाहौर, तो हमारे साथ ये हुआ कि कोई टिकट नहीं मिली, सीट का कोई पता नहीं है, फ़ोन पे बुकिंग नहीं ले रहे, रश बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा मसले का हल हो सकता था, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने एफर्ट नहीं की। तो मैंने कहा बजाय कि कोई और इस चीज़ का हल करे, क्यों ना मैं इस चीज़ को अपनाऊं। देखा, मार्केट रिसर्च की कि इतनी बड़ी है, करोड़ों लोग पाकिस्तान में इस चीज़ की जो है वो नीड है, ज़रूरत है इस चीज़ की करोड़ों लोगों को, तो क्यों ना आप इस सारे सिस्टम को ऑटोमेट करके, डिजिटाइज करके हर बंदे के हाथ में उसके जो है वो ये सर्विस दे दें कि वो अपनी मर्जी से सीट सेलेक्ट करे, मर्जी से जो है वो अपनी पेमेंट मेथड, और वो करने के बाद उसके पास SMS में टिकट आ जाए। तो ये हमने सोल्यूशन जो है वो आज से 8 साल पहले सोचा और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 ईयर्स हमने इसको पूरा पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड किया। आज पाकिस्तान की तमाम बड़ी बस ऑपरेटर्स, सिनेमाज, होटल्स, इवन डोमेस्टिक तमाम एयरलाइंस, इंटरनेशनल तमाम एयरलाइंस बुकमी के साथ काम करती हैं। और हम हर बड़ी मोबाइल एप्लीकेशन, बैंक, वॉलेट, ई कॉमर्स प्लेयर, उनके पीछे भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी बुकमी से ना भी टिकट लें, आप कहीं और से भी अगर टिकट ले रहे हैं, तो वो हाईली लाइकली कि वो बुकमी ही पीछे पावर कर रहा है। किसी भी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए एक टीम, बेसिक टीम रिक्वायर्ड होती है, फिर उसमें मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। तो आपके ख्याल में स्टार्टअप के लिए कितने लोगों की टीम जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है? अच्छा, स्टार्टअप के लिए शुरू तो आप हमेशा स्मॉल से करते हैं। एक मेरे केस में हम लोगों ने आई बिलीव 4 लोग थे हम लोगों ने जब शुरू किया। और इस वक्त आपकी कितनी है टीम? अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा लोग हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप स्केल करते जाते हैं और आप अपनी टीम, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, फंडिंग, सारा कुछ आता जाता है, आप टीम भी बढ़ाते जाते हैं। $30 करोड़ अगर रेज हो चुके हैं इस साल, पिछले 5-10 साल में तो शायद इसका इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है स्टार्टअप्स का? पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे है जहाँ पे देखें दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ स्टार्टअप की फंडिंग की बाद में उनके मुल्क में आ रहे हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी आपको इसी तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो करते हुए पाकिस्तान में, ये अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज लेके सही तरह इंसेंटिवाइज करेगी स्टार्टअप्स को, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी इंशाल्लाह नजर आएगी। अभी जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल 10x 20x का मल्टीपल पे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जिनके अंदर लोगों को आना चाहिए? पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं ना, ये असल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये जो कचरा जगह जगह देखते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई समझे तो इसको। हर प्रॉब्लम पाकिस्तान का ना एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको इस तरह से देखें, और उसका जब आप हल करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप पैसे बना रहे होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिली है? कोई आप मैसेज देना चाहें कि गवर्नमेंट इस तरफ आए, ज्यादा ध्यान दें? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रीसेंट पॉलिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानियों को बाहर कंपनी रजिस्टर करने का मौका, जैसे हम लोगों ने सिंगापुर में अपनी कंपनी को रजिस्टर किया रिसेंटली, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का बनाना और उसमें जो है वो टैक्स फ्री एक सर्टेन टाइम पे करना कंपनीज को, वो बहुत अच्छा इकदाम है। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और पाइपलाइन में आप इसको एक्सपेंशन प्लान की तरफ आप जाएंगे तो कौन कौन से आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आप करने चाह रहे हैं? रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो PCB के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, टेंडर विन किया है। 2 साल अगले 2023 तक तमाम पाकिस्तान में जितने भी PCB के मैचेस हैं, डोमेस्टिक या कोई इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आती हैं, बशमूल PSL के, पाकिस्तान सुपर लीग के, वो तमाम के तमाम एक्सक्लूसिवली बुकमी के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। जैसे अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो है वो हो रही है पाकिस्तान में, तो वो तमाम उसकी टिकट जो है वो बुकमी पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग लॉजिस्टिक्स का एक वर्टिकल जो है वो बड़ा तेज़ी से पाकिस्तान में अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं। वो ये है कि आप लाहौर से कराची या इस्लामाबाद या किसी भी शहर आपने जो कोई चीज़ पहुंचानी है, जैसे आप कोई राइड हेलिंग सर्विस यानी जो गाड़ी आप मंगवाते हैं मोबाइल के थ्रू या कोई बाइक मंगवाते हैं, इसी तरह आपके 5-10 मिनट के अंदर कोई बंदा आपसे पैकेज लेगा और आपको मोबाइल पर नज़र आ रहा होगा वो पैकेज कहाँ जा रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद 6.5 घंटे के अंदर आपका अपने घर से जो दूसरा घर जहाँ पे आप पहुँचाना चाह रहे हैं
चीज़ पहुंच जाएगी रियल टाइम, आपके मोबाइल पे नज़र आ रहा होगा चीज़ कहाँ पे, और जो प्राइस हम चार्ज करेंगे वो कोरियर कंपनी से भी कम है। ये आगे बढ़ते हैं और एक डाउटफुल चीज़ कल आई सामने जब पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। ऐसा कहना था महकमा सेहत सिंध का। कराची की 65 साला खातून ने जिस अस्पताल में जेर इलाज थी उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई थी, और हैरत की बात यह भी है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो घर में मजीद 3 मुश्तबा केसेस सामने आए, जिनमें से 2 में कोरोना की तस्दीक हुई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेशो कहती हैं कि जीनोम स्टडी के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर रोशेल वेलेंस्की का कहना है कि ओमिक्रॉन केसेस की बड़ी अलामात में खांसी, सीने में घुटन और थकावट सामने आई है। ओमिक्रॉन के अब तक रिपोर्ट हुए केसेस में मुतदिल अलामात पाई गई हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक किसी शख्स की हलाकत वैसे रिपोर्ट नहीं हुई है, और इस वेरिएंट से मुतासर 1/3 अफराद वैक्सीनेटेड हैं। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन से मुतालिक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो महक, ये बड़ी डाउटफुल सिचुएशन आई कल सामने। बिल्कुल बिल्कुल फैसल, और उसके बाद वही है ना कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए। तो डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कल की सिचुएशन में मैं सवाल करना चाहूंगी कि कल बेसिकली हुआ क्या, कि पहले तो कह दिया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके बाद अभी जो था वो ये कहा गया कि इंतजार किया जाए जब तक टेस्ट नहीं आते, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज अगर आपके पास इस हवाले से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा। जी वामसान, थैंक यू बताने का। तो इसमें है ये कि जब भी हम किसी उसको देखते हैं, वेरिएंट को देखते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि जो की कुछ म्यूटेशंस होते हैं उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इस केस के अंदर ये था कि जो हमारे जो कॉमन जो वेरिएंट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह, वो तो इसमें नहीं पाए गए थे। अलबत्ता जब हमने ये चेक किया कि इसमें ओमिक्रॉन के कोई म्यूटेशंस हैं कि नहीं, तो उसमें 3 ओमिक्रॉन वाली म्यूटेशन जरूर पाए गए हैं। यानी कि ये प्रोबेबली शायद ओमिक्रॉन ही हो, मगर पूरी तरह तस्दीक करने के लिए इसकी सीक्वेंसिंग की जरूरत है, जो कि अभी जारी है, जिसके अंदर तकरीबन हफ्ता भर लगेगा अभी। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये बताइए मुझे कि कहा यह जा रहा है कि जी ठीक है ये इतना ख़तरनाक नहीं है और जितना कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था, बट स्टिल ये सबसे ज़्यादा इसमें डाउटफुल चीज़ है कि उनमें ये ट्रेस हो रहा है जो वैक्सीनेटेड हैं। आई मीन ये तो फिर डर की बात है ना। तो देखिए, कोविड के जो इन्फेक्शन है वो वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड दोनों के अंदर होते हैं। और वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको सीवियर या बीमारी से बचाता है, यानी कि बीमारी की शिद्दत में कमी लेके आता है। ये जो वायरस है ओमिक्रॉन का, ये लगता ये है कि इसके अंदर शायद जो वैक्सीनेटेड हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनके अंदर भी लगने के चांसेस हैं, पर अगेन शिद्दत में जरूर कमी आती है वैक्सीनेशन से। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएगा, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगेन अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा वेरिएंट वाले सिम्टम हैं या जो पीछे वेरिएंट्स गुजर चुके हैं जिन्होंने हिट किया लोगों को वही सिम्टम्स हैं, या फिर इसमें हम ये देखें कि सिम्टम्स अलग हमें मिलेंगे? सिम्टम तकरीबन वही हैं, बल्कि आप किसी भी पेशेंट को देखिए ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह सकते कौन सा वेरिएंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इवन ओमिक्रॉन। और ये जो केस जो डिटेक्ट हुए थे ये हुए हैं, ये जो रैंडम हम स्क्रीनिंग करते हैं वेरिएंट्स के, उसके बनास्बत उसको करके किया था। एंड ये हम कर रहे हैं WHO के साथ। अच्छा ये बताएं कि ये जो खातून है जिनमें आइडेंटिफाई हुआ है, इनको कोरोना का टेस्ट हुआ उसके बाद आइडेंटिफाई हुआ या किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ इनको ओमिक्रॉन? जी बिल्कुल, तो हमारे पास जो केसेस आते हैं कोरोना के अंदर हम लोग वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं, एंड उसी के अंदर जो हमारा रूटीन जो वेरिएंट टेस्टिंग है उसके अंदर ये पकड़ा गया। ये वेरिएंट टेस्टिंग हम लोग ऑब्वियसली रिपोर्ट नहीं करते, ये WHO के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान में एक साइट है, और भी साइट्स हैं मगर सिंध के लिए एक साइट है जहाँ पर हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और ये मुझे बताएं कि एक अमरीकी दवासाज कंपनी ने ये भी जो है वो दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन की एक बूस्टर खुराक नए वेरिएंट के खिलाफ एक मौसर दिफा है। तो देखिए, वैक्सीन का ये है कि अगेन वही बात कि शायद ये जो हमारे वैक्सीन हैं वो ओमिक्रॉन से के खिलाफ इतना मौसर ना हो इन टर्म्स ऑफ कि आपको इन्फेक्शन लगे, मगर ये तो बिल्कुल है कि अगर आपकी वैक्सीन लगी हुई है तो आपकी शिद्दत में डेफिनेटली कमी आती है। दूसरी चीज़ ये कि ये भी पता लगा है कि शायद अगर थर्ड डोज लगाएं तो उसके अंदर आपकी बचाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस वजह से वो लोग जो कि थर्ड डोज के मुस्तहक हैं, वो यानी कि 50 साल उम्र के लोग या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको बिल्कुल वैक्सीन या थर्ड डोज वाली वैक्सीन लगा देनी चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि खातून के सिम्टम्स अगर हमें पता चल सके कि क्या थे, और सेकंड ये कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था बूस्टर शॉट्स का, तो हम ये समझे कि जिन्होंने दोनों डोजेस लगवा लिए हैं वैक्सीन की, सिवा बूस्टर शॉट्स लग रहा है, आप फिर और सेफ जोन में चले जाते हैं कि ठीक है मजीद कोई भी वेरिएंट आपको हिट नहीं कर रहा। तो सिम्टम्स के मुनासिबत से मैं तफसील तो आपको नहीं बता सकता, मगर ये ज़रूर है कि सिम्टम्स माइल्ड थे, उनके ज़्यादा सीवियर नहीं थे सिम्टम्स। और जहाँ तक बूस्टर का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली हम बूस्टर सबके लिए तो अभी ओपन नहीं है, और ये एनसीयूसी की तरफ से भी है। मगर आपको याद पड़ता है जैसे शुरू में जब वैक्सीन आई थी तो वो सिर्फ उन लोगों को लग रही थी जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि उनकी उम्र जिनकी 50 साल से ज़्यादा है या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उनको हम पहले ये वैक्सीन या बूस्टर लगा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको 2 डोजेस लग चुकी हैं और फिर 6 महीने गुजर चुके हैं उनके सेकेंड डोज। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट, इस पे भी अब लोगों को एहतियात तो हमें करनी है, बिकॉज वी आर इन टू द पेंडेमिक एरा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम अभी, और ब्रेक के बाद रंगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने और ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए किया ये है कि सॉलिड वेस्ट से नामियाती खाद बनाने का तजुर्बा किया है, और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। एक स्पेशल यूनिट फैसल तैयार किया है। पहले मैं चाहूँगी कि हम दिखा दें अपने नाज़रीन को कि यूनिट काम कैसे करता है, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। 6500 टन से जायद कचरा इसको ठिकाने लगाने के लिए लाहौर की इंतजामिया को सालाना अरबों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, मगर गंदगी और ताफुन की अलामत समझे जाने वाले इस कचरे को जामिया पंजाब इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन में लगाया गया है ये बायोमास रिसोर्स यूनिट, जो रोजमर्रा के कचरे को सस्ती खाद में तब्दील करता है। खाद बनाने के लिए तहकीकार किचन वेस्ट, दरख्तों के पत्ते और टहनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तहकीकारों का दावा है कि इस यूनिट के जरिए दहाइयों में तैयार होने वाली खाद 2 से 4 माह में ही तैयार हो जाती है। खाद को महफूज सब्जियों और फलों की काश्त के लिए खतरनाक कीमियाई फर्टिलाइजर के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वेस्ट को यहाँ से कलेक्ट करवा के बाहर फेंके और उसके लिए पेमेंट करें, यहीं पे ही हम उसे यूटिलाइज करेंगे, उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसे जो हमारा राइस वीट कल्टीवेशन सिस्टम है उसमें हम यूटिलाइज करेंगे। साइंसदानों का अज़म है कि जामिया पंजाब से कुदरती तौर पर गलने वाला कचरा किसी डंपिंग साइट पर नहीं जाएगा, बल्कि इसे खाद तैयार की जाएगी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के सेटअप इंस्टॉल करें ताकि हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं वो सस्टेनेबल बन सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक लाहौर में सॉलिड वेस्ट का मुनासिब इस्तेमाल ना होने से माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसे मंसूबों से मुश्किलात को फलाह में बदल सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल किया और उसको बजाय इसके कि वो एनवायरमेंटली वो डिस्टर्ब करे और हम उस चीज को ज़ाय करें, हमने उस बायोमास को यूज किया। बायोमास रिसोर्स यूनिट 25 लाख रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। ज़बरदस्त ये काविश है। प्रोफेसर नियाज अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि रिसाइकलिंग इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस वर्ल्ड नाउ। मुझे बताइएगा कि कैसे ये आपको जहन में ख्याल आया और कितना प्रोडक्टिव ये आइडिया रहा है। फैसल मियां, आपके इल्म में है कि यूनिवर्सिटीज का काम है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव ले और उनका काम है कि वो अच्छी एक रिसर्च करे कि जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। मुझे ये प्रोजेक्ट बॉटनी इंस्टीट्यूट से आया और इमीडिएटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया और इसके 3 एस्पेक्ट पॉसिबल थे, जिसमें एक ये कि बायोमास से एनर्जी को जनरेट करें या आप बायोमास को फर्टिलाइजर के तौर पर, जैसे बोटेनिकल गार्डन में हमारे पास बायोमास अवेलेबल था, हमारे बॉटनी के स्पेशलिस्ट या रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम करके इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया है और ये 2 से 4 माह में ये बायोमास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल डिके के प्रोसेस के थ्रू।
तीसरा हमारे पास ये, जैसे आपने बिल्कुल इंट्रो में भी सही फरमाया है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारी ये टेक्निक है। हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट केमिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा फैकल्टी है, ये इसको बायोगैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो काविश है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने की है, वो सिर्फ इस बायोमास वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। जबरदस्त। अच्छा सर, पंजाब में अमूमन देखते हैं हम ये कि जो वेस्ट होता है ना उसको या तो जला दिया जाता है, इस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। ये जो चीज़, ये जो तजुर्बा हमने देखा कि जामे पंजाब ने किया, ये यकीनन काबिल तारीफ है। हम इन फ्यूचर क्या देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल चीज़ों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, चूँकि हम खुद जानते हैं कि पंजाब एक ज़रई सूबा है पाकिस्तान का, और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। महक, आपने बिल्कुल, मेरा बेटा, आपने ठीक फरमाया है कि यही प्रॉब्लम था जो हमारे रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इस वेस्ट को लोग जला देते हैं और ये विदाउट एनी यूजफुल पर्पस ये जो है ना ज़ाय हो जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इसको यूजफुल एनर्जी के तौर पर, यूजफुल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना था। हमारे रिसर्चर्स स्पेशली तौर पर जो इन साइंटिस्ट ने जो काम किया है, बॉटनी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने जो काम किया है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये सारी काविश की है। आप ये देखेंगे कि जिस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी इतने बायोमास वेस्ट को कन्वर्ट कर लेती है, तो गवर्नमेंट के इदारे या यूनिवर्सिटीज जहां पे मैंने बहुत ज्यादा गार्डन्स हैं, ट्रीज हैं, वहां से जो बायोमास वेस्ट है अवेलेबल हो जाता है, लोग इसको फेंक देते हैं या जला देते हैं। तो इससे ये है कि ये यूजफुल पर्पस के लिए फर्दर फर्टिलाइजर के तौर पर या एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा, और एनवायरमेंटली ये फ्रेंडली टेक्निक है। सर नियाज, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की काविश है, फिर यूनिवर्सिटी ने इसको फंड किया, ये अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और वो टैलेंट जो है वो आगे जाके गालिबन कहीं ज़ाया हो जाता है। सवाल मेरा ये है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आगे जाके वो जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट जंगल में कहीं खो से जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, उसकी रीज़न अक्सर आप क्या समझते हैं? फैसल, आपने वंस अगेन जो इशू, ये इशू तो ये आपने जब आइडेंटिफाई किया अगेन ये है, लेकिन हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी जो इस वक्त काम कर रही हैं कि ऐसी रिसर्च की जाए, बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो कि सोसाइटी के ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। आपने इस तरह का प्रोजेक्ट आपने एक देख लिया, हम बच्चों से डिफरेंट सिमिलर नेचर के काम, ताकि जिस वक्त वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, अगर उनको जॉब नहीं भी मिलता किसी लेवल पे, ये तो एक टेक्निकल लार्ज मेगा स्केल का प्रोजेक्ट है जो हमने पायलट स्केल पे इसको डिजाइन करके इसको फैब्रिकेट कर दिया। लेकिन हम अपने बच्चों की इस वक्त जो सिचुएशन है, हम अपने बच्चों को सिर्फ एम्प्लॉइज के तौर पर नहीं, हम एम्प्लॉयर के तौर पर अपना ऐसा वो काम करें जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे वो इनिशिएटिव लें जो बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रैक्टिकल नेचर के हों। जिस वक्त किसी जगह पे वो जाए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो ये अंडरस्टैंड करते हो कि यस, ये टेक्निक हमने ऑलरेडी इसको डिजाइन भी किया हुआ है, इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, या इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो क्योंकि ये हमने जो ये टेक्निक डेवलप की है ये बेसिक साइंसेज में आती है, ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। हमने उन प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी अगर डिजाइनिंग हो जिसमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है और साइंस भी इन्वॉल्व है, और इसका प्राइम पर्पस नो डाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये बताना कि वेस्ट को ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइम पर्पस जो है
बच्चों को एजुकेट करना कि बच्चे आपका जो नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो आपका है, इसको आप प्रैक्टिकल पर्पस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस वक्त फील्ड में हो, और सर ये फिर इसलिए भी जरूरी है और इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये माहौल दोस्त भी है। वैसे हमारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसमें हम कहें कि अगर चलें वेस्ट को मैनेज किसी ना किसी तरीके से हम कर भी लेते हैं, लेकिन वो माहौल दोस्त होते नहीं है। लेकिन ये कदम बहुत अच्छा था। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची और रंगों की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस शेर को हकीकी रंग में रंग रही हैं इस वक्त नेहा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ इनकी पूरी। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। प्लीज़ अपना काम कंटिन्यू करें। और बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पेंटिंग बना रही हैं ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब व्हाट्स न्यू इन दिस। तो जैसा हमारा प्रोग्राम का नाम है नया दिन, तो ये भी कुछ नया है। और वो नया किसके लिए है? कराची के लिए। नौजवान मुसव्विर हैं ये, ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने रंग दे कराची के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया हुआ है और इसके तहत कराची के रहायशियों को मुतहर्रिक कर रहे हैं ये लोग और गली मोहल्ले साफ़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो दीवारों पे जो आप लोग नारे लिख देते हैं ना, फ़लाँ को रिहा करो और फ़लाँ का ये और फ़लाँ का वो, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि दीवारों पे क्या क्या कुछ वॉल चॉकिंग हो जाती है। तो उसको ये अपना इनिशिएटिव लेके खूबसूरत नक्शो निगार बनाकर इलाके को दीरज़े बना रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये है शारा कायदीन और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप में भी ये बच्चियाँ और बच्चे खड़े हुए हैं। तो रंग दे कराची हमारे साथ टीम मौजूद है। चेयरमैन ज़ुहैब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सुफियान और नेहा तो मौजूद हैं ही। तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़ुहैब भाई, कैसे ये आइडिया आया आपको और अब तक कराची की कौन कौन सी दीवारों को आप? अगर देखा जाए तो कराची में वॉल चॉकिंग इतनी है कि पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर के अंदर इतनी वॉल चॉकिंग नहीं होती। बाबा बंगाली हो गए, डॉक्टर सुल्तान, सियासी नारे लिखे हुए, इतनी ज़्यादा क्या में गंदगी दीवारों पे की गई है कि जो किसी दूसरे शहर में नहीं है। तो हमारा इनिशिएटिव यही था कि कराची की दीवारों को खूबसूरत बनाया जाए ताकि उसको अगर कोई देखे तो उनको एक अच्छी वाइब आए। सही है। और कहाँ कहाँ आप कर चुके हैं अब तक? अभी तक हम लोग 16 मुकामात पे कर चुके हैं। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं कि 15-20 दिन एक एक्टिविटी चलती है। तो अभी हमें 1 साल हो गया और 1 साल में हमने 16 मुकामात पे एक्टिविटी कर चुके हैं। सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे आपने कहा ना कि कराची में तो सुफियान ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नारे लिखे हुए मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हमें लिखा हुआ मिलता है, बहुत सारे लोगों से राबता करने के बारे में भी कहा जाता है कि जिनसे राबता कर लें महबूब आपके कदमों में हो जाएगा। तो अब आपने सोचा क्या है कि दीवारों को आप किस तरीके से रंगेंगे? लाइक जैसे हम देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी है, मुख्तलिफ जगहों को कुछ सोचा आपने कि फ़लानी जगह की तस्वीर बनाई जाएगी या किसी दीवार पे किसी और चीज़ की तस्वीर बनाई जाएगी? बेसिकली माइंड है क्या? ये डिपेंड हमारे अपकमिंग इवेंट्स पे करता है कि आप क्या, जैसे अभी 25 दिसंबर आ रहा है तो उसके हवाले से हमने कायद-ए-आज़म, लियाकत अली ख़ान, फातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट्स बनाए। तो इसलिए डिपेंड अपकमिंग हमारे इस पे करता है, इवेंट्स पे करता है। अच्छा, मैं ज़रा अब क्योंकि नेहा जो हैं, कल जब हम निकले थे ना सड़क पे तो नेहा जो थी वहाँ पे पेंटिंग में लगी हुई थी। कल उन्होंने हॉर्स बनाया था, नया आ रही हैं। वैसे मुझे नज़र आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दें आप क्या बना रही हैं? ये नया दिन का प्रोग्राम के जो लोगो है वो बना रही हूँ और उनके साथ सीनरी बना रही हूँ, सुबह का सामान। अच्छा नेहा, ये तो आप कंटिन्यू करती रहें। मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि आप अब तक कितनी दीवारों को इस तरह रंग चुकी हैं और क्या कुछ बना चुकी हैं? मैंने 14 अगस्त के टाइम पे बोर्ड बेसन पे पेंटिंग की थी। वहाँ पे मैंने हसन सिद्दीकी का स्केच बनाया था और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और हसन सिद्दीकी जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिराया था। वाह वाह, चलें अब फटाफट नया दिन को आप कंप्लीट कर लें। हाँ महक, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे फैसल होता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ के हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो देखते हैं फिर इंस्पायर होते हैं। अगर सुफियान या नेहा जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आपके साथ कोई और भी मिलके इस पेंटिंग में हिस्सा लेना चाहे या आपको मुनफरिद आइडियाज़ देना चाहे, किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? आया कोई आपका पेज है सोशल मीडिया पे, कोई कांटेक्ट नंबर है कि वो बताएं कि हाँ जी उनके पास भी स्किल्स हैं और वो भी ये काम कर सकते हैं? हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे फॉर्म्स की लिंक्स अपलोड हैं। उन जब आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल ग्रुप पे आ जाते हैं। फिर आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि एक्टिविटी कब है, क्या हमारा डिज़ाइन थीम है, क्या टाइमिंग है, किस वजह आपको आना है, क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस हवाले से सब हम लोग व्हाट्सएप पे आपको बताते रहते हैं हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे। अच्छा ज़ोएब, मुझे अब ये बताएं कि जिस शहर की गलियों में, सड़कों पे आप खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हैं, आपने बताया 16 मुकामात पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं। कराची की सड़कें गो के अब उतनी ज़्यादा गैर महफूज नहीं, लेकिन अभी भी स्नैचिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। डर नहीं लगता ये सब सारी चीज़ें फेस की आपने? स्नैचिंग हमारे साथ 2 बार हो चुकी है। अरे भैया, और कौन बच सकता है इससे? और मेन शाहराहों पे हुई है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लाइक कुछ भी नहीं कह सकते कि क्योंकि कराची सिक्योर्ड नहीं है प्रॉपर्ली। कोई रोड जब तक आप सिक्योरिटी के साथ नहीं खड़े हुए तब तक आपको कोई भी लूट के ले जाएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया रंग दे कराची टीम। और हमारा नया दिन भी रेडी हो चुका है। अभी आपको पता है सदर पाकिस्तान इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर आपको ले चलते हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो, और आपको बताएं, लिए चलते हैं आपको। बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। द एबिलिटी फॉर मी टू सेंड एनी वन ऑफ यू मनी विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट के प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म पीछे हो और सामने सिर्फ माई एबिलिटी टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम माई अकाउंट टू योर अकाउंट। तो इस तरह से समझाया जाता है कि अगर डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो जाए तो जीडीपी पर डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ का, विदाउट गुड्स विदाउट रिसोर्सेज, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क जो पड़ता है वो 2 से 3% तक पड़ता है अगर आपने। और ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के अंदर ये हाथ बटा रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और दूसरी चीज़ें आती चली जाएंगी। मगर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपसे जिक्र करता चलूँ। एक तो ये कि फ़ैसले जल्दी करें। ये ज़माना जो फ़ैसला आज होना है वो कल तक भी ये ज़माना बर्दाश्त नहीं करता। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इसी वजह से फैसले जल्दी होते हैं। तो फैसले आप जल्दी करें और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। और बड़ा रेजिस्टेंस, यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग पर, मेरा पुराना तजुर्बा इसके अंदर है कि मैंने पार्टी के 35 लाख वोट डलवाए 2010 में, इलेक्ट्रॉनिकली टेलीफोन पर डलवाए। तो मेरा बड़ा तजुर्बा, चेयरमैन असेंबली के अंदर भी मैंने चेयर किया इस कमेटी को, और अभी भी मैं मशवरा दे रहा हूं कि इसको किस तरह से बेहतर किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इमेजिन करें कि एक सिंपल चीज़ के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट है। रेजिस्टेंस क्या है? एक मशीन है, जैसे कैलकुलेटर आपके यहाँ आपने पैसे उसमें डाला कि किसको वोट दिया है, वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है, छोटा सा वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि गलत प्रिंट हो गया, वापस कर दें, उसको वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाड़ फूड़ कर फेंक देगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि जी ये वोट गलत प्रिंट हो गया। अगर आप समझते हैं सही प्रिंट हुआ, उसको फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स में डाल दें। अच्छा, यहां तक तो ये वही पुराना सिस्टम है, सिवाय इसके वोट छपा हुआ नहीं है पुराना, बल्कि उसी वक्त आपने जो कहा उस एतबार से सिंबल छप गया। एक उसके साथ एक मशीन लगा दी गई, जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं कैमरा भी तो होगा ना। पहले कैमरे से पहले क्या था कि रजिस्टर होता था, वो आदमी एंटर करता था कि फलाना आदमी आया, ये हुआ। कैमरे के साथ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, तो उसके अंदर एक कैलकुलेटर है जो बटन दबाया उसकी गिनती रखता है। तो पेपर वोट अपनी जगह पर है, देयर इज नो इशू। ये जो मशीन है ये सिर्फ आपको उसी वक्त बता देगी कि वोट कितने पड़े, ताकि ये जो बात होती है ना कि 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अगवा हो गए, रिजल्ट का पता नहीं चल रहा, रिजल्ट में कोई गड़बड़ हो रही, इट जस्ट ओवरकम्स दैट। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि जो कौमें तरक्की करेंगी वो कौमें वो हैं जिनकी लीडरशिप उनको नए दौर की टेक्नोलॉजीज पर सवार करे, और वो कौम नए दौर की टेक्नोलॉजी को जल्दी एब्जॉर्ब करे। वी आर ऑलरेडी लेट।
in adopting things which we could have adopted 15 years ago, despite our resources. चीज़ें सस्ती थी, ऑनलाइन एजुकेशन। सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे और हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो जाता है और जो पेंटिंग थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई। यस, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नेहा, बड़ा ज़बरदस्त आपने पेंटिंग बनाई। थैंक यू सो मच रंग दे कराची। ज़ोएब सुफियान ने हमारे साथ मौजूद थे और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि कराची जो है अब वो साफ़ होगा, और अगर तो कुछ लोग उसे गंदा कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं टीम रंग दे कराची की तरह जो हमारे शहर को, हमारे मुल्क को साफ़ करने पे तुले हुए हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे आप पीर को। मैं चाहूँगा कि हम इख्तिताम इसी पे करें, तो हम करेंगे आपसे खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।